जो है ना 3 to 4 सेंटीमीटर कोई 3 to 4 सेंटीमीटर की कोई भी सी एंडोमेट्रियम के लिए वॉल कोई सी भी यूट्रस की इन्वॉल्व कर लो, और क्या साथ में कर लो? एक कोई सी भी यूट्राइन वॉल जो है वो तुम समझ लो कि इन्वॉल्व्ड है, हाँ और मतलब उन्होंने मायोमेट्रियल इन्वेजन या कुछ भी मुझे और इन्वॉल्वमेंट नहीं दी, लेकिन ठीक है। साथ में उन्होंने कहा कि एक लिम्फ नोड तुम्हारा अफेक्टेड है, तो हाँ तुम इसको स्टेज कैसे करोगी? आइदर इज स्टेज 1 और इट इज स्टेज 3। देखो, इसके ये तो एक रफ सी एक वो है ना फाइंडिंग्स बताई हैं कि उसमें कोई भी वॉल्व इन्वॉल्व हो। अब जो स्टेजिंग है बेसिकली अगर सिर्फ यूट्रस तक लिमिटेड है तो दैट विल बी स्टेज 1, क्योंकि यूट्रस से बाहर जाएगा तो दैट विल बी स्टेज 2। तो क्योंकि स्टेज 1 में भी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होती हैं, सबसे पहली चीज तो ये कि एक लिम्फ नोड के इन्वॉल्व होने से उसकी स्टेजिंग चेंज नहीं हो जाएगी। However, with the different stages of CA endometrium, लिम्फ नोड की जो इन्वॉल्वमेंट है वो परसेंटेज वाइज बढ़ती जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेज 1 में कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्व ना हो। सो अपेरेंटली इट सीम्स टू बी द स्टेज 1, क्योंकि चाहे वो कोई भी वॉल्व इन्वॉल्व है, सपोज ये फर्ज किया आपको मायोमेट्रियल इन्वेजन का भी नहीं बताया, लेकिन मायोमेट्रियल इन्वेजन अगर हो भी, बट इफ दैट malignancy is limited to the uterus only, uterine wall only, तो ये स्टेज 1 होगी। अब स्टेज 1 की जो डिफरेंट डिफ्रेंसिएशंस होती हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द मायोमेट्रियल इन्वेजन कि उसकी डेप्थ कितनी को इन्वॉल्व है, तो एंड इसलिए मैडम, ये स्टेज 1 होगा। her second question was why the vaginal discharge comes in the CA endometrium and CA cervix, from where and why the vaginal discharge comes. आपके ज़हन में इसका क्या आंसर है? देखो, नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो कहाँ से आता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी समझें, फिर ये कि अगर सीए एंडोमेट्रियम है, सीए सर्विक्स में, तो चलो वजह समझ आती है, सर्वाइकल ग्लैंड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन नॉर्मली वेजाइनल डिस्चार्ज कहाँ से आता है? इवन इट्स एन एक्सुडेट फ्रॉम द वेजाइनल वॉल्स, ठीक है। जो उसके ग्लैंड्स हैं वो भी बनाते हैं, सर्वाइकल ग्लैंड्स भी बनाते हैं, एंडोमेट्रियल सिक्रीशंस भी होती हैं, तो ये सारे सोर्सेज होते हैं विच एड्स टू द नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। अब सीए सर्विक्स में डेफिनेटली एक्सोफिटिक सर्विक्स में देयर इज सरफेस इरोजन दैट एड्स टू द पुरुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज। इसी तरह से सीए एंडोमेट्रियम में भी एंडोमेट्रियल कैविटी के ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, एंड इफ इट्स सम इरोडेड ग्रोथ तो उसका डिस्चार्ज उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ये एक बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि इसमें डिस्चार्ज कहाँ से आएगा। डेफिनेटली इसका स्टेज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ओके मैडम, एंड लेबर केयर ऑफ डायबिटिक्स के हवाले से मैडम क्वेश्चन है कि अगर कोई पेशेंट लेबर में होती है तो हमारे प्रोफेसर ये कहते हैं हम चाहते हैं पेशेंट अप एंड अबाउट रहे, और इसलिए हम पेशेंट को स्लाइडिंग स्केल पे रखते हैं बजाय कंटिन्यूअस इंसुलिन इन्फ्यूजन के। तो और इसलिए मैडम हम लेकिन लेबर में ये रिकमेंडेड है कि पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल आवरली मॉनिटर किया जाए, तो क्या मैं उसको आवरली मॉनिटर करूंगी? अगर उसके रेज लेवल्स फॉर एग्जांपल 200 आया तो फिर मैं उसको जो है वो 2 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन दूंगी, फिर अगले घंटे में मैंने देखा फिर दोबारा 200 आया तो फिर से 2 यूनिट दूंगी। देखो, स्लाइडिंग स्केल का जो मतलब है, इसीलिए इंसुलिन इन्फ्यूजन बेसिकली की भी रिकमेंडेशन है। इसमें डिफरेंट रिजीम्स एग्जिस्ट करती हैं, तो इंसुलिन इन्फ्यूजन इसलिए दी जाती है, आवरली ब्लड शुगर लेवल्स तो डेफिनेटली आपने मॉनिटर करने ही करने हैं, और इंसुलिन इन्फ्यूजन को आप उस हिसाब से कम ज्यादा कर रहे होते हो टू अचीव द टारगेट लेवल्स, ठीक है। अब जब आपने स्लाइडिंग स्केल फर्ज किया, आपके पास क्योंकि ये इन्फ्यूजन पंप के बगैर इंसुलिन इन्फ्यूजन नहीं दी जा सकती, इसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि नॉर्मल रूटीन का जो ड्रिप है उसके साथ ऐड कर दें, वो उसमें मेंटेन नहीं हो सकता। तो इसमें अगर आपने आवरली मेजर करना है और उसमें आप सपोज उसमें कोई आप फ्लूइड्स कौन से दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन ये है कि इसमें अगर आप आवरली उसको कर रहे हो तो जिस तरह से इन्फ्यूजन पंप के थ्रू हम दे रहे होते हैं कंटिन्यूस इन्फ्यूजन इंसुलिन इन्फ्यूजन,
उसी तरह से फिर हमें इसका 2 यूनिट आवरली बेसिस पे भी देना बनता है, क्योंकि अगर ये 200 आएगा, अगर हम इसको उस वक्त कवर नहीं करेंगे तो दैट डेफिनेटली विल रेज मोर। तो इसलिए जो है इसको बहुत सारे लोगों को मेरा ख्याल है वॉइस शायद नहीं आ रही। एवरीवन इज लिसनिंग टू मी? मैडम वॉइस इज वेरी क्लियर। अच्छा, नहीं, कुछ लोगों का शायद मैसेज आया था कि वॉइस क्लियर नहीं है। तो इसमें डिफरेंट रिजीम्स के हिसाब से बेसिकली डिपेंड करता है। तो इन्फ्यूजन पंप इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें आप ड्रिप को ज्यादा कम कर रहे होते हो। लेकिन अगर वो चीज ना हो, इन्फ्यूजन पंप हर जगह अवेलेबल नहीं होता, तो फिर कम से कम आप सबकुटेनियस इंसुलिन इस हिसाब से दे रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है मैडम। और जी। मैडम एक क्वेश्चन और कि जैसे प्री टर्म लेबर में हमारा पेशेंट आता है हाँ। एंड तो हमें उस पेशेंट को न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए मैक्सिलफेट देना होता है और हम्म। टोकोलाइसिस के लिए हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नाइफिडिपिन देते हैं, जबकि हम्म। बार बार ये लिखा हुआ है कि वी कांट गिव बोथ द थिंग्स टुगेदर, तो व्हाट टू डू? क्योंकि दोनों एक दूसरे को एंटेगोनाइज करते हैं। यस। मैग्नीशियम सल्फेट itself has tocolytic activity। कैल्शियम चैनल वो भी, क्योंकि उसका भी जो है वो बेसिकली कैल्शियम इनफ्लक्स को रोकता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट को टोकोलिटिक प्लस न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए दे सकती हैं, लेकिन हर केस में मैग्नीशियम सल्फेट देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी एक तो रेजीम वही होती है जो कि हम एक्लेम्शिया के पेशेंट्स में देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि लेस देन 32 वीक्स इसका न्यूरो प्रोटेक्टिव रोल डेफिनेटली है, बट आफ्टर दैट वो वाली चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसलिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और मैग्नीशियम सल्फेट को आप कंबाइन नहीं करते। मैग्नीशियम सल्फेट का एक अपना टोकोलिटिक इफेक्ट होगा, इसीलिए इसका एक ड्यूअल इफेक्ट हो जाता है, नॉट ओनली फॉर न्यूरो प्रोटेक्शन बट ऑल्सो फॉर टोकोलिसिस पर्पज। और उसके साथ आप कुछ और ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं कि उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ही दें। दैट इज नॉट द ओनली चॉइस टू बी गिवन एज टोकोलिटिक। तो उसमें फिर आप दूसरी मेडिसिन दे सकते हैं। हाँ Okay, जी। madam. And why the CT scan with contrast in cases of CA endometrium and CA ovary? What are the complications associated with the contrast other than renal complications? हम्म देखो, कंट्रास्ट स्टडीज जब भी हम करते हैं उसकी रीनल क्लियरेंस को हमें बहुत ज्यादा ज़हन में रखना पड़ता है। सो दैट इज वाई जब भी आपने कंट्रास्ट स्टडीज करनी है तो उस वक्त आपने हमेशा रीनल फंक्शंस को पहले असेस करना होता है, क्योंकि अदरवाइज कंट्रास्ट का एक अपने साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए रीनल कॉम्प्रोमाइज में नहीं आप देते, या जब भी आप कंट्रास्ट देते भी हैं तो इसमें इवन रीनल परफ्यूजन को आपको बहुत बेहतर करना पड़ता है। तो इसलिए कंट्रास्ट स्टडी इज व्हेन यू हैव टू स्टडी द टिश्यू एनहांसमेंट, उनके टिश्यू डिफरेंशिएशन जहाँ पे आपको चाहिए होती है। तो इसलिए कंट्रास्ट बेहतर डिफरेंशिएट कर सकता है बिटवीन द डिफरेंट टिश्यूज। लाइक इन ओवेरियन ट्यूमर्स, अगर हमें अल्ट्रासाउंड पे पता चल गया कि कोई ओवेरियन ट्यूमर है, तो उसमें बाद दफा रेट्रोपेरिटोनियल मैसेज भी हो सकते हैं, इस कैन बी एन ओवेरियन ट्यूमर। हाउ टू डिफरेंशिएट, एंड समटाइम्स देयर आर वेरी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आफ्टर डूइंग कंट्रास्ट सीटी। तो इसलिए कंट्रास्ट हमेशा बेहतर रहता है, लेकिन इससे पहले आपको रीनल फंक्शंस को स्टडी करना पड़ता है फॉर द सिंपल थिंग्स। अब इसमें जो जहाँ पे सीए एंडोमेट्रियम की बात आती है वहाँ पे एमआरआई इज अ बेटर चॉइस। वहाँ पे क्योंकि उसमें मायोमेट्रियल इन्वेजन और उसमें भी आप इवन जिसके मेटास्टेसिस को स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए इसको जो है वो आपने देखना होता है कि किस मेलिग्नेंसी में कौन सी इमेजिंग स्टडी वुड बी बेटर। CT better for CA cervix and for CA ovary, and MRI better for CA endometrium. थैंक यू मैडम। एंड मैडम ये जो स्लाइडिंग इन्फ्यूजन हम डायबिटिक पेशेंट की लेबर केयर में प्रिपेयर करेंगे, अभी एसओजीपी की जो गाइडलाइन आई है उसमें उन्होंने कहा है 12 यूनिट्स जो है वो आप उसी रिंगर लेक्ट में डाल दें, डेक्सट्रोज के अंदर डाल दें, डेक्सट्रोज के अंदर 12 यूनिट्स डाल बेसिकली ये जो न्यूट्रलाइजिंग ड्रिप्स होती हैं उसका कंसेप्ट है तो बहुत पुराना, या 5% में अगर 12 यूनिट डाल दें तो उससे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एज वेल एज इट विल सर्व द पर्पस ऑफ हाइड्रेशन। लेकिन एक्चुअली अगर हम अदरवाइज अगर उसके देखें न्यूट्रलाइजेशन, एक्चुअली आप इंसुलिन जब डालते हैं किसी 5% में
तो उसमें बहुत सारी ऑलमोस्ट 4 to 6 यूनिट्स तो उसकी ड्रिप की अंदर की वॉल्स के साथ स्टिक हो जाते हैं, and 12 units are needed to neutralize that much glucose which is present in the 5% dextrose water. तो इसलिए इसको जो है वो बहुत एक क्रूड सा ये मेथड है, लेकिन जनरली स्पीकिंग इट्स नॉट 12 यूनिट्स, इट शुड बी 16 यूनिट्स इफ यू आर गिविंग 5% डेक्सट्रोज वाटर, क्योंकि जो पेशेंट जो एनपीओ होता है, डायबिटिक होता है, लेबर में होता है, आपने उसको उसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी होती है, जो कि आप 5% के साथ कर सकते हो आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन अगर न्यूट्रलाइज करना है तो फिर उसमें 16 यूनिट्स डालें, तभी वो प्रॉपरली न्यूट्रलाइज होगा। तो डॉक्टर उसका डोज क्या देंगे हम, अगर 16 यूनिट्स डाल रहे हैं 500 के अंदर, तो फिर वो 500 के अंदर नहीं, कि 1 लीटर के अंदर की हम बात कर रहे हैं, 5% डेक्सट्रोज वाटर के 1 लीटर के अंदर 16 यूनिट्स, एंड दैट विल बी अ न्यूट्रलाइजिंग ड्रिप, यानी आप उस इंसुलिन से ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर को कंट्रोल नहीं कर रहे, ये सिर्फ उस ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज कर रहा है जो आप 5% में दे रहे हैं। Exactly, madam. Then how to neutralize that sugar which patient is having hyperglycemia? How would we neutralize it? उसके लिए आपको हमेशा अलहदा से इन्फ्यूजन पंप चलाना पड़ता है या सबकुटेनियस देना पड़ता है। 5% डेक्सट्रोज वाटर में आपने जो इंसुलिन ऐड की वो उसके हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल नहीं कर रहा, वो सिर्फ 5% को न्यूट्रलाइज कर रहा है जो आपने उसको दे दी, जो कि आपको उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जरूरत है। So madam, then why to give this dose? Why can't we give like madam 50 units insulin जो है वो हम 50 units 50 ml नॉर्मल सलाइन में डाल दें और 1 यूनिट पर आवर देते जाएं? वो तो फिर तो अल्टरनेट ऑप्शन तो फिर बहुत सारी आ जाती हैं। आपके पास इन्फ्यूजन पंप नहीं है, इन्फ्यूजन पंप का मतलब आप समझते हो ना, जिसमें एक रेगुलेटेड तरीके से इन्फ्यूजन चल रही होती है, जैसे हेपरिन में देते हैं, इंसुलिन इन्फ्यूजन पंप होते हैं, और इसी तरह के डिफरेंट जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में जो एनाल्जेसिया के लिए भी दे रहे होते हैं, उस पर एक कैलकुलेटेड डोज जा रही होती है और उसमें ये ऑटो कंट्रोल्ड होती है। आपने एक ड्रॉप सेट कर दी और उसके हिसाब से ये चल रहा है, आपने उसको कम ज्यादा करना होगा तो आप खुद करेंगे, अदरवाइज ये उस रेट पे चलता जाएगा। जो दूसरी ड्रिप आप देते हैं, फर्ज किया आपने ये जो बात की है अभी, उसमें वो ऑटो कंट्रोल्ड नहीं होती, यानी आपने उसका एक ड्रिप फर्ज किया, ड्रिप रेट सेट कर दिया, पेशेंट बाजू हिलाएगा, उसका जो ड्रॉप्स का रेट है पर मिनट वो चेंज हो सकता है। तो इसमें डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर्स आ जाते हैं जो आप रूटीन का, अदर देन इन्फ्यूजन पंप जो आप दे रहे होते हैं इन्फ्यूजन के जरिए, उसमें ऊपर नीचे होने के चांसेस बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसी वजह से वो कोई बहुत स्टैंडर्ड तरीके नहीं समझे जाते, तो इसीलिए इन्फ्यूजन पंप की ऑप्शन सबसे बेस्ट रहती है। बट इन एग्जाम हमेशा याद रखें कि एग्जाम में आपने बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन बतानी होती है एग्जामिनर को, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी लिमिटेशन भी बता सकते हैं, क्योंकि हम जो बात करते हैं अपनी लिमिटेशन ऑफ सर्विसेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सब अपनी जगह मौजूद है, बट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस फॉर दैट पेशेंट। अगर फर्ज किया किसी जगह पे, अब बहुत सारी जगहों पे इन्फ्यूजन पंप अवेलेबल भी होंगे, इसलिए यू हैव टू टॉक अबाउट द बेस्ट, but at the same time you have to know the limitations which are basically limitation जो बहुत सारे सेटअप्स में होती हैं। तो इसलिए आपको दोनों चीजों का पता होना चाहिए कि what is the best possible choice and what can be the limitations of that choices। मैडम अगर ये इन्फ्यूजन हम पीडियाट्रिक चैम्बर में तैयार करके फिर डायल फ्लो मीटर के साथ अटैच कर देते हैं तो दैट वुड बी अप्रोप्रिएट? सॉरी, दोबारा से बताइए मैडम। ये इन्फ्यूजन जो 50 यूनिट्स ऑफ नॉर्मल सलाइन के अंदर हम 50 यूनिट्स इंसुलिन डाल के अगर पीडियाट्रिक चैम्बर में जो है हम चलाएं 60 माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से वाया डायल फ्लो मीटर, तो दैट वुड बी अप्रोप्रिएट? हाँ, वो भी हो सकता है, वो भी ठीक ही है, लेकिन इन्फ्यूजन पंप इज द बेस्ट, बस ये चीज याद रखें। लेकिन आप जो बाकी चीजें बोल रहे होती हैं वो फिर इन एब्सेंस ऑफ इन्फ्यूजन पंप आपने फिर उनके बारे में बात करनी है, ठीक है डॉक्टर? वो जो 5% डेक्सट्रोज और न्यूट्रलाइजिंग इंसुलिन के साथ आप ड्रिप कह रही हैं, वो 80 ml पर आवर के हिसाब से चलेगी? हाँ, 80 ml पर आवर के। देखो, जो फ्लूइड का रेट होता है, इन्फ्यूजन रेट जो होता है,
अब पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है फ्लूइड की, अगर जो उस पर बहुत सारे मतलब वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जिन पे आप ये डिसाइड करते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग फॉर लो रिस्क पेशेंट इट शुड बी 120 मिलीलीटर पर आवर, एंड फॉर द पेशेंट्स who have the who need the limited fluid requirement, यानी जिसमें आप लिमिटेड फ्लूइड आप कहते हैं, जैसे बहुत हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, प्री एक्लेम्सिया के पेशेंट्स होते हैं, कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, उनमें आप लिमिटेड फ्लूइड आप देते हैं, एंड दैट शुड बी 80 मिलीलीटर पर आवर। तो ये 80 और 120 के दरमियान में बेसिकली आपने ये डिसाइड करना होता है अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल नीड ऑफ द पेशेंट। उसके साथ जब आप जो हाइपरग्लाइसीमिया के लिए हम इंसुलिन देंगे, वो फिर उसके दूसरी साइड पे चलती जाएगी। हाँ, तो वो उसको हम जो है वो आवरली मॉनिटर करके देंगे या 4 जी, आवरली आवरली ही हम मॉनिटर करेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसमें ब्लड शुगर लेवल्स कितने आ रहे हैं, उस पर मेंटेन्ड है या नहीं मेंटेन्ड है। अगर मेंटेन चल रहा है तो दैट इंटरवल कैन बी इंक्रीज्ड, लेकिन अगर वो बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप नॉट लेस देन 1 आवर, उसमें फिर आप बात नहीं बनती, इसलिए आपको उसको आवरली के हिसाब से करना पड़ता है, बिकॉज इन द ड्यूरिंग द लेबर फ्लूइड और ग्लूकोज रिक्वायरमेंट चेंजेस वेरी रैपिडली, तो इस वजह से उसको हमें फिर टाइम टू टाइम देखना पड़ता है। चलो, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, मुझे स्टीरॉइड कवर्स के बारे में पूछना था। यही जीडीएम में काफी मतलब ये होता है कि मतलब हमारे पास नॉर्मली पेशेंट विद रेज ब्लड शुगर्स आती हैं विद कॉम्प्लिकेशन ऑफ पॉली, एट रिस्क ऑफ प्रीटर्म, तो उसमें हमें स्टीरॉइड कवर और दोनों इंसुलिन शुगर्स की मेंटेनेंस के बारे में सोचना होता है। सो इज इट इम्पोर्टेंट कि हम पहले शुगर लेवल कंट्रोल करके फिर उसे स्टीरॉइड लगाएं, क्योंकि वो तो फिर हाई रिस्क है ना प्रीटर्म के लिए, हम साइमल्टेनियसली स्टीरॉइड दे दे विद स्लाइडिंग स्केल टू कंट्रोल? इस पे क्लियर देखो, इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं होता, एवरी टाइम यू हैव टू इंडिविजुअलाइज द पेशेंट, क्योंकि पेशेंट अगर इज एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ गोइंग इनटू प्रीटर्म लेबर, लाइक यू सेड दैट शी मे बी अ केस ऑफ पॉलीहाइड्रामियोस, तो पॉलीहाइड्रामियोस में कितना है, माइल्ड है, मॉडरेट है, स्वेयर है, उसके हिसाब से जो है वो आप उसको उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ गोइंग इनटू प्रीटर्म लेबर उसके हिसाब से होती है। तो अगर तो पेशेंट के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये प्री टर्म लेबर में चली जाएगी, तो डेफिनेटली फिर आपको ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में हो सकता है कि 48-72 आवर्स भी लग जाए, तो उस सूरत में फिर आपने उसको देना है। बट इन अ पेशेंट हु इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड एज रिगार्ड टू, और उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ प्री टर्म लेबर ठीक है लेकिन बहुत इमिनेंट नहीं है, तो उस सूरत में इट्स बेटर टू control the blood hyperglycemia first and then to give the steroid cover. अब जब आप स्टीरॉइड कवर जब जो स्टीरॉइड कवर जो आप देते हैं, तो उसमें डेफिनेटली ये थोड़ा सा कंट्रोल को डिले करता है और टेम्परेरीली ब्लड शुगर लेवल को रेज करता है। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड का एक इफेक्ट होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये दोनों चीजें हो रही होती हैं। तो आप बेसिक रिजीम को रखें, यानी जिस इंसुलिन पे आपने, जिस इंसुलिन की डोज पे आपने कंट्रोल किया उसको रखें, उसको कंटिन्यू रखें, लेकिन उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू दैट लेवल ऑफ द ब्लड शुगर लेवल सिर्फ स्लाइडिंग स्केल से आप उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट मैक्सिमम 48 आवर्स तक रहेगा, और 48 आवर्स के बाद आप यू विल बी बैक टू द प्रीवियस रिजीम। तो इसलिए इसमें बेसिक रिजीम में चेंजेस नहीं की जाती, इसमें सिर्फ स्लाइडिंग स्केल के हिसाब से आप इसमें 2 यूनिट किसी टाइम पे ऐड कर दो जहां पे भी ब्लड शुगर लेवल्स प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाए, तो बेस लाइन में इसमें चेंजेस नहीं की जाती। अच्छा मैडम, यानी हम 2 यूनिट्स या जो भी अकॉर्डिंग टू शुगर लेवल बढ़ाएंगे, चाहे हम लोग प्री मील वो चेक करें या पोस्ट मील भी चेक करें, पोस्ट मील भी अगर उसकी बड़ी आती है तो हम एडिशनल 2 इंसुलिन लगा दें, इस तरीके का? हाँ, ऐसे भी प्रोवाइडेड के सारा जो उसका डाइट कंट्रोल, ये सब चीजें साइड बाय साइड चल रही हैं, क्योंकि उसमें फिर एक ये फैक्ट ये भी हो सकता है कि मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द डाइट द पेशेंट हैज टेकन, तो आपने उस वेरिएबल फैक्टर को भी रूल आउट करना होता है कि क्या ये स्टीरॉइड का इफेक्ट है या डाइट तो उसका इफेक्ट है, तो उसके हिसाब से फिर आप उसको डिसाइड करते हो। एक्सक्यूज मी मैम, ये जो हम देते हैं स्टीरॉइड डायबिटिक पेशेंट में, तो इसको डिवाइडेड डोज में भी दे सकते हैं पेशेंट को एडमिशन करके, तो 6 मिलीग्राम 12 आवरली। बेटर चॉइस, जैसे बीटा मेथासोन को आप 6 मिलीग्राम की 4 डोजेस में भी डिवाइड करके दे सकते हैं।
जी, तो उस 12 टाइम आवर। बहुत ज्यादा जो एब्रप्ट इफेक्ट है ऑन हाइपरग्लाइसीमिया वो नहीं होता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, होता तो है लेकिन कम हो जाता है। जी, तो हम ये एग्जाम में बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे अब यूनिट में ऐसे होता है कि व्हेन वी एडमिट सम पेशेंट फॉर डायबिटिक पेशेंट फॉर द डेक्सामेथासोन और डेक्सा कवर, तो हम 6 मिलीग्राम 12 आवरली देते हैं और हाँ फिर विद इन 48 आवर्स उसको ये डोज जाती है, उसका फिर शुगर लेवल जो है वो इतना फ्लक्चुएट भी नहीं होता। हाँ बिल्कुल, वो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो अदरवाइज भी, अदर देन डायबिटिक पेशेंट्स, आप अदरवाइज भी इसको अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि बीटामेथासोन का भी एक न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। तो उसको आप 12 मिलीग्राम की डोज 24 आवर्स अपार्ट, या फिर 6 मिलीग्राम की डोज 12 आवर्स अपार्ट इन 4 डोजेस, ये आप दे सकते हैं अदरवाइज भी। लेकिन डायबिटिक्स में डिवाइडेड डोजेस में देना ज्यादा बेहतर चॉइस होती है। मेरा क्वेश्चन है, आईयूडी का रिस्क ऊंचा जनरल बोले पॉपुलेशन, मैम जी बेटा, आईयूडी का रिस्क, दोबारा बोलें और जरा ऊंचा बोलें। मैम आईयूडी का रिस्क जनरल पॉपुलेशन में कितना है और डायबिटिक और जीडीएम में कितना है? देखो इसमें डायबिटिक्स में डेफिनेटली ज्यादा है। अब इंसिडेंट्स तो एग्जैक्टली आई कैन नॉट से, लेकिन इसमें जनरल पॉपुलेशन में कितना है ये तो रिस्क फैक्टर्स पे ही डिपेंड करता है। तो बाकी जो डायबिटिक में, डायबिटिक डेफिनेटली इज मेडिकल कोमॉर्बिडिटी जिसमें इंसिडेंट्स ऑफ आईयूडी इज रेज, स्टिल बर्थ का ज्यादा हो जाता है। अब स्टिल बर्थ के चांसेस इन डायबिटिक्स डिपेंड अपॉन द ब्लड शुगर लेवल प्रोफाइल, उसका कंट्रोल कैसा है, आपको कितनी ड्रग रिजीम्स पे जाना पड़ा, या उसमें कोई फीटल कॉम्प्लिकेशन है या नहीं है। इसलिए इसमें कोई उस तरह से एग्जैक्ट इंसिडेंट्स बताना मुश्किल होता है, लेकिन आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर तो ये कॉम्प्लिकेटेड डायबिटिक प्रेगनेंसी है तो डेफिनेटली इसमें ज्यादा होगा, ये उसमें रिस्क ज्यादा होता है डायबिटिक्स में जिसमें मैक्रोसोमिया भी हो। तो इसलिए और हाइपरग्लाइसीमिया एज वेल एज हाइपोग्लाइसीमिया बोथ कैन कॉज स्टिल बर्थ एंड स्पेशली आफ्टर 38 वीक्स, क्योंकि उसमें फिर जो रिक्वायरमेंट, फीटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं और उसमें कुछ और भी फैक्टर्स ऐड हो जाती हैं। यही वजह है कि डायबिटिक प्रेगनेंसीज में 38 वीक्स के बाद आपको फीटल सर्वेलेंस की बहुत जरूरत पड़ती है, उससे पहले अमूमन नहीं, अगर कोई फीटल कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो। लेकिन डायबिटिक प्रेगनेंसीज में इवन इन अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज भी फीटल सर्वेलेंस की तरफ आप क्लोजली चले जाते हैं आफ्टर 38 वीक्स। तो इसलिए एग्जैक्ट इंसिडेंट्स नहीं कि इसमें 3% है या 4% है या इस तरह से, वो इंसिडेंट्स को आपने हमेशा कोरिलेट करना होता है विद द डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट इन दैट पेशेंट। मैडम एक क्वेश्चन पूछना है मैंने। जी मैडम अब जो फीगो की नई क्लासिफिकेशन आई है जिसमें एबनॉर्मल ऊंचा बोले, आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। मैडम अब आ रही है? जी जी मैडम जो फीगो की नई क्लासिफिकेशन आई है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की, अब अगर कोई पेशेंट किसी भी तरह की इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करता है तो हमने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में सिर्फ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलना है या उसका पूरा पैटर्न बताना है? व्हाट डू यू मीन बाय पैटर्न? लाइक मैडम इनफ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट, इस तरह से बता सकते हैं, या हम सिर्फ ये बोल दें एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में हम देखो उसकी डिटेल देखो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में अब एक तो होता है ओवरऑल आपका एक जो ओवरऑल डायग्नोसिस होता है कि पेशेंट को इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग है, बट इन द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस यू हैव टू टेल द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है ना। उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन आप उसकी बताते हैं कि उसमें उसका बेसिकली पैटर्न क्या है, ठीक है। अब आपको जस्ट लाइक इन, जैसे हम प्रोलैप्स में पॉपक्यू क्लासिफिकेशन को बहुत अरसे से चला रहे हैं, लेकिन अभी तक स्टिल जो प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट हैं या जो उसमें पॉपक्यू क्लासिफिकेशन से ज्यादा हम पुरानी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पे को भी हमने इन रखा हुआ है, वो साथ साथ चल रही है। इट्स नॉट लाइक दैट कि जो पॉपक्यू क्लासिफिकेशन थी सिर्फ हम उसी पे चले जाएं और पुरानी को भूल जाएं, पुरानी चल रही है। सो ओवरऑल यू कैन से, जो मैंने पहले भी बात की है कि यू मस्ट नो द लेटेस्ट नॉलेज, आपको एग्जैक्ट जो बिल्कुल लेटेस्ट चीजें हैं वो पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जामिनर्स की टाइप बहुत फर्क होती है। कुछ ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से चलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि इनोवेशन के हिसाब से चीजें आपसे पूछ रहे होते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट गाइडलाइन या बिल्कुल जो लेटेस्ट डेफिनेशन
होती हैं वो भी उससे वेल अवेयर होते हैं। तो इसमें there is quite a lot of variations in the examiners, उनका ज़ाहिर हर एक का एक अपना अपना स्टाइल होता है और हर एक अपने तरीके से पूछता है। You must know the latest knowledge, but you also be well aware of the जो हम ट्रेडिशनली अपने सेटअप्स में कर रहे होते हैं। तो इसलिए नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग विल बी एन ओवरऑल कलेक्टिव डायग्नोसिस, बट यू विल नीड टू एलेबोरेट द पैटर्न ऑफ दैट इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग इन द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। ठीक है, ठीक है मैडम। मैम सेकंड क्वेश्चन है मैम, हम जो अपने लेबर रूम में देते थे एंटीनेटल, हमारी जो केयर हम पेशेंट्स की कर रहे होते थे, स्लाइडिंग इसलिए मॉनिटर करते थे जब हम उसको स्टीरॉइड कवर देते थे, तो हम अगर जो उसकी पहले से चल रही होती थी लेवल्स इंसुलिन के, वो हम उसको दे रहे होते थे प्री मील, और साथ में हम उसको मॉनिटर करते थे, तो जो उसके ज्यादा आते थे उसके हिसाब से हर 50 मिलीग्राम रेस पे हम बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। 4 यूनिट्स देते थे, 2 नहीं देते थे हम। मैम ये 2 देते नहीं, हम 2 तो देखो वो अगेन डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें 2 भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं वही बता रही हूँ ना कि इसमें इतनी वेरिएशंस हैं इसकी रिजीम्स में। अब फर्ज किया किसी की 250 आ गई या 200 आ गई ब्लड शुगर लेवल जो कि आफ्टर स्टीरॉइड कवर है, तो यू हैव टू डिसाइड कि इसमें 2 भी देना, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, 2 भी दी जा सकती है, दैट इज ऑल्सो अ प्रैक्टिकल चॉइस। तो इसमें 4 यूनिट 2 यूनिट वो आपने फिर अगेन यू हैव टू इंडिविजुअलाइज दैट पेशेंट। अब बात यही है ना कि ऊपर डिपेंड करेगा जी मैम, वो तो हर किसी की इंसुलिन रेजिस्टेंस डिफरेंट होती है, तो उस हिसाब से वेरी करता है। वो डेफिनेटली वो चीजें हैं, इसीलिए मैं बार बार ये आप लोगों को ये भी बता रही हूँ कि अब हर एक के सेटअप में फर्क चीजें चल रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमने अभी तक, चूंकि हमारी कंट्री की गाइडलाइन उस तरह से नहीं आई, बहुत कम टॉपिक हैं जिसपे एसओजीपी ने गाइडलाइंस अभी तक बनाई हैं, तो इसलिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट में वो डिफरेंट रेजिम्स चल रही होती हैं। इवन अगर डिस्पाइट दिस गाइडलाइंस भी हर कोई अपने तरीके से वो चीजें चला रहा होता है, ट्रेनीज उस हिसाब से ट्रेंड होते हैं। लेकिन 72 आवर्स तक हम कंटिन्यू करते थे, 72 तक हम कंटिन्यू करेंगे ना, 4 आवरली मॉनिटरिंग। एक मिनट बेटा, लेट मी कंप्लीट। तो इसमें जब आप बताते हैं एग्जाम में, तो आपको एक चीज ये भी नहीं पता होता कि आपका एग्जामिनर जो है वो किस रिजीम का आदी है, या वो क्या देता है, या उसकी क्या चॉइसेस है। यही वजह होती है कि कैंडिडेट ने अपनी जो वो ट्रीटमेंट पॉलिसी बनाता है या ट्रीटमेंट प्लान बनाता है, या जो भी उसने रिजीम्स बतानी है किसी खास ड्रग से रिलेटेड, उसको उसने जस्टिफाई करना होता है। और जस्टिफिकेशन क्या होगी? जस्टिफिकेशन इस बेस पे नहीं होगी कि हमारे यूनिट में ये होता है, जस्टिफिकेशन इस बेस पे होगी कि गाइडलाइन की पॉलिसी क्या है, उसका प्लान क्या होता है। लेकिन आपके सेटअप में गाइडलाइन में जो जो चीजें चाहिए वो मौजूद नहीं है, इसलिए हम इस ट्रीटमेंट को हम इस तरह से मॉडिफाई करते हैं। ये इस तरह से आप यूं समझ लें कि दैट विल बी मॉडिफिकेशन ऑफ द गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू आवर ओन सेटअप एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फैसिलिटीज अवेलेबल इन आवर सेटअप। और वो फैसिलिटीज अवेलेबल इन आवर सेटअप विल बी डिफरेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। तो यही वजह है कि एग्जाम में पास होने का वाहिद तरीका यही होता है कि आप जो चीज बताएं उसको आप जो कर रहे हैं, फर्ज किया डिपार्टमेंट में भी जो आप चीज कर रहे हैं उसको आप ये बताएं कि गाइडलाइन इसमें ये कहती है लेकिन हम इसमें ये कर रहे हैं। अब दूसरी चीज जो इसमें इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो पेशेंट की इंडिविजुअलाइजेशन की हम बात करते हैं। सपोज एक पेशेंट आता है, अब ये जाहिर है इंसुलिन की रिजीम ये इस पे ये जो रूल अप्लाई नहीं होता, पर जनरली स्पीकिंग इसमें ये होता है कि अब आपने किसी एक पेशेंट पे कोई ट्रीटमेंट की, उसी तरह के सिम्टम के साथ किसी दूसरे पेशेंट पे आपने कोई दूसरी ट्रीटमेंट की, तो यह फर्क क्यों आया? अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स क्लिनिकल प्रोफाइल एंड अदर पैरामीटर्स, उसके दूसरे भी। और इसमें आप इसको इस तरह से जस्टिफाई करते हो कि एज द पेशेंट इज दिस 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 दिस, तो इसलिए मैं इसको इस पेशेंट में ये वाली ट्रीटमेंट चूज करूंगी। तो ये चीज होती है जो आपकी बेसिकली जस्टिफिकेशन पावर होती है एग्जाम में, जो आपको उसमें से निकालती है उस सिचुएशन में से। क्योंकि अगर आप इस चीज पे चले जाएं कि अच्छा फलाने एग्जामिनर को तो ये चीज पसंद है, फलाने एग्जामिनर को तो ये चीज पसंद है, तो उसका तो कोई एंड ही नहीं है। आपको कोई पता नहीं होता कि आपको किस एग्जामिनर के पास, और हर एग्जामिनर के पास अपनी एक डेफिनेटली जस्टिफिकेशन है जो वो करते हैं अपने हिसाब से। एग्जामिनर कभी भी गलत नहीं होता, लेकिन
कैंडिडेट्स का चूंकि एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा लिमिटेड होता है, जस्ट 4 years एक्सपीरियंस, इसलिए उनको चाहिए कि वो हमेशा एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस अपने जहन में रखें और उस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के ऊपर बेस करें अपनी जो वो ट्रीटमेंट अपने सेटअप में करते हैं। ये इज इट क्लियर और नॉट? मैम इट्स वेरी मच क्लियर, थैंक यू। हाँ, तो ये चीज है जो आपने इसको जस्टिफाई करना होता है, क्योंकि एक डॉक्टर मुझे कुछ और रिजीम बताएगा, दूसरा डॉक्टर मुझे कुछ और रिजीम बताएगा, तो इसमें इसलिए जो है वो इसको जस्टिफिकेशन बस आनी चाहिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है मैम, आप हमें रेजीम बता देंगी कि हम इंसुलिन की डोज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंसुलिन की डोज को कैसे कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट? देखो इसके भी डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। इसमें ज़ाहिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रिक्वायरमेंट कम, सेकंड में ज्यादा, थर्ड में उससे भी ज्यादा, ऐसा ही है ना। और दूसरी चीज ये कि एक और चीज जो इस पे होती है कि पॉपुलेशन वाइज भी इंसुलिन की सेंसिटिविटी, रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, ये चीजें भी फर्क होती हैं। सो वी एम टू स्टार्ट विद द लो डोज ऑफ द इंसुलिन। हमें नहीं पता होता किस पेशेंट में 10 यूनिट ऑफ इंसुलिन कितना ब्लड शुगर लेवल नीचे करेगी, लेकिन जनरली जो हम इसको करते हैं 0.7, 0.8, 0.9। ब्रिटिश पॉपुलेशन में या जो यूके की गाइडलाइंस हैं वो इससे भी ऊपर चली जाती हैं, वो तकरीबन 0.8, 0.9 और इवन 1.1 तक भी चली जाती हैं। यानी ये ट्राइमेस्टर वाइज इस तरह से है, यूनिट्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट इन 24 आवर्स। तो इसको एग्जाम में भी आप कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट। अब बॉडी वेट, अब बेसिकली जो बॉडी वेट है, इंक्रीज इन द बॉडी वेट है, वो भी हर पेशेंट का इंडिविजुअलाइज होता है, विच रेंजेस फ्रॉम द 7 to 24 kg पर होल प्रेगनेंसी। तो हर एक का वेट गेन भी फर्क होता है, हर एक की इंसुलिन रिक्वायरमेंट भी उस हिसाब से फर्क होगी। जितना ज्यादा बॉडी वेट होगा उतनी ज्यादा इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी, और बाद दफा इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा भी हो जाती है। यही वजह है कि देयर इज अ रोल ऑफ कंबाइनिंग इट विद द ग्लूकोफेज मेटफॉर्मिन। उसके साथ भी अब कंबाइन करते हैं, स्पेशली इन द पेशेंट्स हु हैव इंक्रीज्ड बेसलाइन बीएमआई। अब बीएमआई आप कैलकुलेट प्रेगनेंसी वेट पे नहीं करते, प्री प्रेगनेंसी वेट पे करते हैं, जो आपको ज्यादातर केसेस में नहीं पता होता। लेकिन आप जनरली ये देख सकते हैं जो पेशेंट ओबीस है उसको आप इंसुलिन के साथ ग्लूकोफेज के साथ कंबाइन कर दें, बिकॉज इंसुलिन इटसेल्फ इज अ ग्रोथ हार्मोन। तो वो एडिपोसिटी को कम नहीं करता, वो एडिपोस टिश्यू को कम नहीं करेगा। और यही इंसुलिन जब फीटस में ज्यादा होती है एज अ रिस्पॉन्स टू मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया, तो मैक्रोसोमिया की वजह भी वही बन जाती है। तो इसी तरह से मदर में भी जो मदर्स ओबीस हैं, प्रेग्नेंट पेशेंट जो ओबीस हैं, उनमें ग्लूकोफेज को कंबाइन करना विद इंसुलिन विल ऑलवेज बी अ बेटर चॉइस। एक तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, फिर ओबेसिटी को भी किसी हद तक कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है विद द by combining with the glucophage। ठीक है। और मैम जैसे हमारे पास पेशेंट होते हैं, जैसे 37 वीक पे सिनेरियो आ जाए कि डी रेंज उसकी ग्लूकोज लेवल है, तो हमें उसी वक्त जैसे डी रेंज ग्लूकोज के लेवल के साथ अगर आईओडी का ज्यादा रिस्क है, तो हमें जैसे 37 वीक पे सिनेरियो डी रेंज ग्लूकोज लेवल है, तो हम एग्जामिनर को क्या जवाब देंगे कि हम इसकी कंट्रोल करके फिर स्टीरॉइड भी देंगे और डिलीवर करवाएंगे, या अगर डी रेंज है तो हम उसे डिलीवर इस वजह से करवा लेंगे क्योंकि आईओडी का रिस्क है? हाँ जी, इसमें आपका अपना क्या कंसेप्ट है? क्या हमें सिर्फ आईयूडी के रिस्क की वजह से एक डी रेंज ब्लड शुगर लेवल वाले पेशेंट को 37 पे डिलीवर कराना चाहिए? वैसे कॉन्सेप्ट तो यही है कि उसे कंट्रोल करके शुगर एंड देन डेक्सा कवर देके देन डिलीवर करवाना चाहिए। क्योंकि देखो जिस पेशेंट में अब 37 वीक्स पे फर्स्ट टाइम ब्लड शुगर लेवल्स आर फाउंड टू बी रेज्ड, और आपके पास वो पहली दफा आया है, आपको नहीं पता ये डी रेंज ब्लड शुगर लेवल्स कब से चल रहे थे, बाद दफा पेशेंट सिम्टोमेटिक भी नहीं होते। सो इट्स बेटर टू, हालांकि HbA1c इतनी जेस्टेशन पे उतनी कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी नहीं होती,
लेकिन फिर भी उस सूरत में आपको ये करवा HbA1c कम अज कम एटलीस्ट आप करवा लें ताकि पता चले कि ये पहले से डी रेंज तो नहीं चल रहे थे। अगर ये पहले से डी रेंज चल रहे थे तो फीटल इफेक्ट ज्यादा होने के चांसेस है। बट इफ एब्रप्टली इट इज फाउंड टू बी रेज्ड जस्ट एट अराउंड 37 वीक्स तो उसमें फीटल इफेक्ट्स आर फाउंड टू बी लेस। तो उस सूरत में फीटल कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम हैं। बट सपोज HbA1c is also found to be raised, तो उस सूरत में आपने हमेशा ब्लड शुगर लेवल को 37 वीक्स पे तो हम IUD के रिस्क की वजह से कभी डिलीवर नहीं करते अगर फर्ज किया ये कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी नहीं है। बाय कॉम्प्लिकेशन आई मीन्स के मैक्रोसोमिया हो या फिर उसमें पॉलीहेड्रामियोस हो, तो उन दोनों में भी वी कैन गो अलोंग विद द फीटल सर्वेलेंस। ऐसा तो नहीं है कि फौरन ही बगैर किसी वजह की IUD हो जाएगी, उसमें फीटल सर्वेलेंस के साथ हम चल सकते हैं। तो उसमें आपने पहले ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना है एंड देन वी विल प्लान फॉर द डिलीवरी अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल सिचुएशन ऑफ दैट पेशेंट। बट जनरली 37 वीक्स पे डी रेंज ब्लड शुगर लेवल के साथ डिलीवर नहीं करवाया जाता, पहले उसको हम करते हैं। और अगर इवन ये कंट्रोल हो भी जाए फिर भी 37 या इवन 38 वीक्स भी टाइम नहीं है उसको डिलीवर करने का, अनलेस ग्रॉस मैक्रोसोमिया हो जिसमें शोल्डर डिस्टोशिया के रिस्क और जो कि डायबिटिक मदर्स के बच्चों में ज्यादा चांसेस हैं। तो इस वजह से इसको हम पहले कंट्रोल करेंगे और उसके बाद सोचेंगे डिलीवरी कराने का, और वो भी उस पर्टिकुलर पेशेंट के सिनेरियो के हिसाब से जो आपको एग्जाम में आया होगा। ठीक है, और आपने हमेशा मैनेजमेंट बतानी है, किताब की मैनेजमेंट नहीं बतानी। किताब का नॉलेज आपने उस पेशेंट पे अप्लाई करना है जो उस वक्त आप देख रहे होते हो एग्जाम में। हो सकता है किताब का नॉलेज उस पेशेंट पे उतना अप्लाई ना हो रहा हो, किताब में तो ओवरऑल सारी चीजों के बारे में बताया होता है ना, बुक से जो आप पढ़ते हो या गाइडलाइन जो पढ़ते हो वो ओवरऑल हर चीज को कवर कर रही होती है। अब हर पेशेंट में हर चीज नहीं होती, किसी में हो सकता है कि जस्ट 1 कॉम्प्लिकेशन हो, किसी में 2 कॉम्प्लिकेशन होगी, किसी में कोई भी नहीं हो सकती। तो उन सब के ऊपर जो नॉलेज है उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट तरीके से होगी। तो यही आपकी क्लिनिकल मास्टरी है कि हाउ यू अप्लाई द क्लिनिकल नॉलेज ऑन टू दैट पर्टिकुलर पेशेंट। मैडम इसमें मैं ऐड करना चाह रही थी कि हाइपरग्लाइसीमिया ड्यूरिंग द लेबर अफेक्ट करता है न्यूनेटल ग्लाइसीमिया को, इसलिए वेल कंट्रोल होना इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग द लेबर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द mother, unless there is an emergency situation, otherwise control करके वो hyperglycemia at the time of delivery will affect the neonatal management of glycemia। हाँ, क्योंकि जितना देखो जितना ज्यादा फीटल हाइपरग्लाइसीमिया होगा, जितना मदर का ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है उतने ही बच्चे में क्रॉस करेंगे बाय द मेथड ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है ना, ऑस्मोटिक उसके हिसाब से ही होता है। और मैम उसमें इंसुलिन पे बढ़ जाएगा और इसमें फीटल इंसुलिन, ज़ाहिर फीटस ने तो इंसुलिन बनानी है इन रिस्पॉन्स टू दैट फीटल हाइपरग्लाइसीमिया। और जब ये बच्चा डिलीवर होगा माँ से तो अब उसको ब्लड शुगर वो उसके आ नहीं रही, लेकिन इंसुलिन तो बन गई है ज्यादा, तो वो जो थोड़ी बहुत ब्लड शुगर लेवल उसमें होगी वो उसको यूटिलाइज करेगा एंड बेबी विल गो इनटू हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट। जी मैम, जी मैम। मैडम एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग कह रहे होते हैं 37 कंप्लीटेड वीक्स, तो व्हाट डज इट मीन? डज इट मींस 37 + 6? 37 कंप्लीटेड मींस के 37 पूरे, 36 + 6, 36 + 7, 67 आप कह सकते हैं। 37 + 6 means 38, not 37। ओके मैडम। एंड मैडम ये जो फाइब्रॉइड, मेरे पास एक पेशेंट थी ह्यूज फाइब्रॉइड के साथ, अनमैरिड पेशेंट विद ह्यूज फाइब्रॉइड, तो उसमें भी मेरी एग्जामिनर ने मुझसे पूछा था कि इतना ह्यूज फाइब्रॉइड है। इससे पहले तो फाइब्रॉइड था, सॉरी मैडम, इंट्राम्यूरल। हाँ, इंट्राम्यूरल था मैडम। कितना ह्यूज था? मैं साइज पूछ रही हूँ मैडम। 32 वीक साइज। अच्छा ठीक है, तो उसमें आप जो है वो एंडोमेट्रियल सैंपलिंग कैसे करोगे? सिंगल था या मल्टीपल थे? मैडम सिंगल। अच्छा ठीक है। तो मैडम इसे ऐसे बड़े फाइब्रॉइड्स में रोल ऑफ एंडोमेट्रियल सैंपलिंग, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आता, हम लोग कहते हैं ना गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज में हमें एंडोमेट्रियल सैंपलिंग करनी होती है पहले, तो हम उसमें एंडोमेट्रियल सैंपलिंग करते ना करते, अगर वो मैरिड होती तो भी, और अगर करते मैडम तो इतने बड़े फाइब्रॉइड में हिस्टेरोस्कोपिकली तो पॉसिबल नहीं था। पाइपल जो है वो फंडस को सैंपल ना कर सकता इतने बड़े फाइब्रॉइड के, तो कन्वेंशनल डीएनसी पे जाते हैं। इसका आपने क्या जवाब दिया इसका?
मैडम मैंने तो की ही नहीं है उसमें एंडोमेट्रियल सैंपलिंग, मैंने तो यही कहा कि सिंपल फाइब्रॉइड है। आपने उस ना करने का जवाब क्या बताया? मैडम मैंने यही कहा था कि अगर मैं इसकी मायोमेक्टमी कर दूंगी, अगर मायोमेक्टमी के बाद भी पेशेंट ने ब्लीड किया और कोई इसकी प्रॉब्लम एचएमबी की रिजॉल्व ना हुई, देन आई कैन गो फॉर एंडोमेट्रियल सैंपलिंग। उस अनमैरिड लड़की में जो कि मेरा ख्याल है यंग एज ही होगी डेफिनेटली पेशेंट, लेकिन आपने इस एंडोमेट्रियल सैंपलिंग के ना करने का जवाब क्या बताया? यही तो बात है ना कि आपने ये तो कह दिया कि मैं नहीं करूंगी, आंसर वाज राइट, लेकिन Because madam, endometrial, yes madam, because in that young age, it was unlikely to have endometrial hyperplasia or endometrial carcinoma in that patient, and she was having, कितना बताया? मैडम इंसिडेंस तो नहीं You बता। have to reinforce your statement with the incidents also. और दूसरी चीज ये कि अगर फर्ज किया ये एंडोमेट्रियल सैंपलिंग आप नहीं करते, देयर आर अदर नॉन इन्वेजिव वेज टू जज एंड टू नो अबाउट द एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी, एंड व्हाट आर दोस? आप ये कह सकते हैं कि इस यंग एज पेशेंट्स में एट दिस एज द रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल मैलिग्नेंसी इज जस्ट 1 in 100,000। और दूसरी चीज ये कि द सेम इंफॉर्मेशन आई कैन गेन फ्रॉम द एंडोमेट्रियल थिकनेस ऑन ट्रांसवेजाइनल स्कैन। ये ट्रांस एब्डोमिनल पे नहीं पता, सॉरी ट्रांसवेजाइनल नहीं, ये ट्रांस एब्डोमिनल आप करेंगे अनमैरिड है ना, लेकिन इसके साथ साथ आप डॉपलर फ्लो ऑफ एंडोमेट्रियम भी आप करेंगे, उसके साथ आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो कि आपको एंडोमेट्रियल सैंपलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो दो चीजें हैं। दूसरी चीज ये कि इसमें आपने जो इतना बड़ा एंडोमेट्रियल जो फाइब्रोइड था इसका इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड, उसके साथ जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है इवन आफ्टर मायोमेक्टमी परसिस्ट कर सकती है डेफिनेटली इन 5% ऑफ द केसेस। व्हाई? It may not only be due to this endometrial pathology, it may be due to other factors as well. Yes, madam, because fibroid itself is a hyperestrogenic because of hyperestrogenemia, and fibroid is associated with endometrial hyperplasias. Endometrial hyperplasia ना भी हो अगर, तो भी heavy menstrual bleeding क्यों हो सकती है? मैम सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाने की वजह से। तो जब आप फाइब्रोइड निकालते हो उस पेशेंट में, देखो एक ओवरऑल ये हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट तो आपने ठीक कहा, ओवरऑल मायो हाइपरप्लीजिया वाली भी कंडीशन इनमें होती है, इंक्रीज्ड यूट्राइन कैविटी वाली भी सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही होती है, विच टेक सम टाइम टू रिजॉल्व इवन आफ्टर मायोमेक्टमी इज ओवर। तो ये वो चीजें हैं जो अदर देन एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी भी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह बन सकती हैं। 3 to 6 मंथ तक ये चीजें परसिस्ट कर सकती हैं इन 5% ऑफ द केसेस। लेकिन इसमें एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी को रूल आउट करना बाय डूइंग डायग्नोस्टिक डीएनसी इज नॉट जस्टिफाइड, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन आप अल्ट्रासाउंड पे ले सकते हो बाय अदर फीचर्स। ठीक है। और मैडम अगर ये केस जो है हमारे पास इस यंग गर्ल का ना होता, मैरिड वुमेन होती है हमारे पास, और उसमें even then if she would be a young age patient, देखो डायग्नोस्टिक डीएनसी एक यंग पेशेंट में करने के लिए आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। हम तो बहुत सिंपल तरीके से लेते हैं, बस डीएनसी कर ली, साथ ही मायोमेक्टमी के साथ वो भी कर ली, कैविटी अगर खुल गई है तो चलो वो तो और बात है। लेकिन ये है कि आपने लग गया यंग एज पेशेंट में डायग्नोस्टिक डीएनसी की बहुत स्ट्रॉन्ग वजह होनी चाहिए। जी, और मैडम यही क्वेश्चन था कि मतलब बहुत सारे सबने कहा कि मल्टीपल अगर 45 इयर्स एज लेडी है मैडम मेरे पास और उसमें भी मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं। फर्क है ना, देखो बेटा आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा लेस देन 40 इयर्स, मोर देन 40 इयर्स। 40 इयर्स पे फिर चीजें फर्क हो जाती हैं। 40 इयर्स पे तो इंसिडेंस ऑफ एंडोमेट्रियल सीए विल बी इंक्रीज्ड, तो उसमें आपने उसको फिर रूल आउट करना है, वहां पे आपने डीएनसी करनी है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और खास तौर पे अगर इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग हो तो उस केस में ज्यादा, और मल्टीपल फाइब्रोइड हो तो भी उस केस में ज्यादा। लेकिन यंग एज पेशेंट लेस देन 40 इयर्स, उसमें इवन अगर ये पेशेंट फर्ज किया फाइब्रोइड ना भी हो और ये रेगुलर ब्लीडिंग के साथ ही, या फर्ज किया हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, रेगुलर साइक्लिकल हैवी ब्लीडिंग है, तो भी उसमें डीएनसी करने की आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग वजह बतानी पड़ेगी।
और हम यंग एज पेशेंट में कर सकते हैं, जैसे अराउंड 35 ईयर्स या लेस देन 40 ईयर्स कोई भी हो. If the patient has a strong family history, if the patient has other comorbid situations like obesity, hypertension and uncontrolled diabetes, क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं जिनमें यंग एज पे भी एंडोमेट्रियल सीए होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ऑफ एनी सॉर्ट, कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है. तो उस सूरत में हम करते हैं. अगर ये सारी चीजें नहीं हैं तो फिर उसमें करने की कोई वजह नहीं है. ये जो हम एंडोमेट्रियल थिकनेस वाली बात करते हैं ना, उसमें तो बहुत सारे फ्लॉज हैं. तो उसमें कब करनी चाहिए, प्री मेंस्ट्रुअल कितनी होनी चाहिए, ड्यूरिंग ब्लीडिंग होनी चाहिए या नहीं, ये सब चीजें हैं जो उसमें एप्लीकेबल होती हैं. सो इवन इफ यू आर गिवन अ रिपोर्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड narrating that what is the endometrial thickness at that time, you have to ask a question that in what phase of menstrual cycle this ultrasound was performed. क्योंकि आप एंडोमेट्रियल थिकनेस पे सिर्फ उसी सूरत में कमेंट कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि ये एंडोमेट्रियल ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस फेज में हुआ था. प्री मेंस्ट्रुअल में तो हर एक की एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा होती है. सो आप उसको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया तो नहीं कह सकते. तो इस वजह से उसको हमेशा ये, फिर अगला सवाल आपका ये होना चाहिए. जी, और क्वेश्चन? मैडम वो ल्यूटियल फेज सपोर्ट प्रोजेस्टेरॉन इसका बता दें कि हम लोग कुछ प्रोजेस्टेरॉन थ्रू आउट साइकिल देते हैं फॉर 21 डेज, कुछ होता है कि लास्ट जस्ट 14 डेज. इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. इसका पहले तो ये कि इंडिकेशन क्या है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की बात हम कर रहे हैं या किसी और की? हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में जो ल्यूटियल फेज सपोर्ट है, हम कंसीडरिंग के ये भी एक वजह बन सकती है. तो उसका बहुत ज्यादा, अगर हम इसको कंपेयर करें विद द होल साइकिल प्रोजेस्ट्रोजन थेरेपी, तो खाली ल्यूटियल फेज सपोर्ट की एफिकेसी कम होती है. तो अगर आपने इसको देना है, प्रोजेस्ट्रोजन थेरेपी देनी है, अब ये भी एक चीज होती है कि आपको एंडोमेट्रियल बायोप्सी की रिपोर्ट बताई जाए और उसके ऊपर फिर कहा जाता है कि इस पे आपने सपोज एवरी अदर थिंग इज रूल्ड आउट एज रिगार्ड to the etiology of that heavy menstrual bleeding, and now you can label it as some hormonal disturbance या उसके जो dysfunctional uterine bleeding, जो पुरानी terminology थी इसकी, तो भी उसमें cyclical treatment देना ज्यादा बेहतर रहता है, unless the patient has some high risk patient है जिसमें हार्मोन्स देने से ज्यादा गड़बड़ होने के चांसेस हों, लाइक इन डायबिटिक्स. वहां पे आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेस्ट्रोजन थेरेपी देना जो है वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है. वहां पे आप ल्यूटियल फेज सपोर्ट की बात कर सकते हैं, या उसको जो लास्ट 10 डेज वाली जो है, लास्ट 7 to 10 डेज जो हम प्रोजेस्ट्रोजन थेरेपी देते हैं, सिर्फ उन केसेस में. अदरवाइज इन लो रिस्क पेशेंट जो है उसमें होल साइक्लिकल ट्रीटमेंट देना हमेशा ज्यादा इफेक्टिव रहता है. तो इसलिए आप जब बोलें तो इसके ऊपर भी बेस करें कि ये पेशेंट लो रिस्क है, इसमें कोई हाइपरटेंशन नहीं है, कोई डीबीटी का रिस्क नहीं था, पहले कभी नहीं हुआ, अभी भी नहीं है, बहुत ओबीस नहीं है, डायबिटिक नहीं है, तो इसलिए इसमें जो है वो पूरा साइक्लिकल थेरेपी आप दोगे. शॉर्ट टर्म थेरेपी का इफेक्ट जरा कम होता है. मैडम डिस्जर्मिनोमा के बारे में थोड़ा सा बता जी मैडम. आवाज आ रही है? ऊंचा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. मैडम एक मिनट. अस्सलाम वालेकुम मैडम, आवाज आ रही है? जी जी मैडम, मुझे डिस्जर्मिनोमा के बारे में पूछना है. अगर डिस्जर्मिनोमा जी मैडम, अगर जी मैडम जी मैडम अगर डिस्जर्मिनोमा हमारे पास पेशेंट का सस्पेक्टेड है, अल्ट्रासाउंड फीचर्स पे भी आ जाते हैं, एलडीएच भी रेज्ड है उसका, और पेशेंट की फर्टिलिटी स्पेयरिंग करनी है, लाइक एक हमारे पास कट ऑफ है कि 38 से पहले है या 38-40 से बाद है, तो मैडम कुछ लोग कहते हैं इसमें एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी हमने बोलना होता है, कुछ जगहों पे मैम स्टेजिंग मेंशन है कि डिस्जर्मिनोमा में हम प्रॉपर स्टेजिंग लेप्रोटमी बोल के प्रोसीड करते हैं. मैडम इसका कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होता क्योंकि इट्स अ वेरी क्यूमो सेंसिटिव ट्यूमर. हम बाद में बता सकते हैं कि हम देखो, आपने एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी या स्टेजिंग लेप्रोटमी जो एक ही चीज है, वो तो आपने हर मेलिग्नेंसी में करनी ही होती है, इसलिए कि आपने बेसलाइन उसकी स्टेजिंग तो उस ट्यूमर की करनी है ना, ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ, लेकिन सर्जरी आपने कंजर्वेटिव करनी है. स्टेजिंग करने का मकसद ये है कि आपने बहुत सारे सैंपल्स लिए, क्योंकि ओवेरियन ट्यूमर जहां पे भी होते हैं वो एक सर्जिकल स्टेजिंग वाली बात होती है.
in combination with the imaging studies to rule out the lymph node involvements. तो बोलना आपने स्टेजिंग लेप्रोटमी ही है बिकॉज इट्स अ ट्यूमर, ठीक है, मतलब मेलिग्नेंट ट्यूमर में आ जाता है ये, खासतौर पे जब LDH भी रेस्ड है। लेकिन जब आप इसकी सर्जरी करोगे, क्योंकि आपने उसकी एक्सटेंट ऑफ डिजीज देखनी है, बिकॉज दीज जर्म सेल ट्यूमर्स, इनमें कंजर्वेटिव सर्जरी करनी है इन ऑल स्टेजेस, बट द बेसलाइन स्टेजिंग इज एसेंशियल, क्योंकि ये कीमो सेंसिटिव है। एट ऑल स्टेजेस यू कैन गो फॉर द removal of the tumor only, followed by the chemotherapy. तो उसमें उसकी आपने, क्योंकि बाद में जो अल्टीमेट उसकी हिस्टोपैथोलॉजी है, फाइनल कंफर्मेशन तो हमेशा उसी पे ही होती है। फाइनल कंफर्मेशन इज ऑलवेज ऑन हिस्टोपैथोलॉजी। तो उसके हिसाब से फिर आपने कीमोथेरेपी उसकी डिसाइड करनी होगी। बट यू हैव टू टॉक अबाउट स्टेजिंग लेप्रोटमी एंड कंजर्वेटिव सर्जरी। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम एक मेरा क्वेश्चन है। देखो बेटा, कोई भी मेलिग्नेंसी हो उसमें आपने उसकी स्टेजिंग किए बगैर तो आप नहीं चल सकते आगे। आपने ये तो देखना है ना कि वो स्टेज 1 में है, 2 में, 3 में, 4 में है, और उसके साथ आपने इमेजिंग स्टडीज भी करनी है। लेकिन आप सर्जरी तो उसकी कंजर्वेटिव भी करोगे, ठीक है? मैडम एक बात पूछनी है मुझे कि अगर आपने फर्टिलिटी स्पेयरिंग करनी है, जिनका ये क्वेश्चन था डिस्टर्मिनोमा का, इज शी क्लियर नाउ और नॉट? मैडम मुझे क्लियर हो गई ये बात। जी मैडम मुझे क्लियर हो गई ये बात कि हमने कंजर्वेटिव सर्जरी करनी है। थैंक यू सो मच। मैडम मुझे सिर्फ ये पूछना था, अगर फर्टिलिटी स्पेयरिंग करनी है और दूसरी नॉर्मल लुकिंग ओवरी है तो हमने कुछ नहीं करना, उसकी बायोप्सी तो नहीं देनी? कुछ नहीं करना, बायोप्सी का कोई रूल नहीं है, उसमें रोल नहीं है बेसिकली। क्योंकि देखो ये जो एंडोमेट्रियल एज वेल एज ओवेरियन सीए, दिस इज अ मल्टीफोकल मैलिग्नेंसी, यानी कि मुख्तलिफ जगहों पे होता है। तो आप कितनी को ओवरी की बायोप्सी करोगे? मे बी जिस जगह से आपने बायोप्सी ली दैट इज ट्यूमर फ्री। तो इसलिए इसी तरह से जो हम इसमें करते हैं एंडोमेट्रियल सीए में भी, वो भी मल्टीफोकल होती है। तो इसमें आप जो एक ओवरी उसकी रह भी गई पेशेंट की, जो आपने बचाई है, उसको बायोप्सी लेके आप उसकी और ज्यादा ओवेरियन रिजर्व कम कर दोगे। तो उसमें बेसिकली उसका रोल कोई नहीं है। जी मैम एक क्वेश्चन है कि एक पेशेंट थी ओवेरियन सीए की और 35 इयर्स ऑफ ओल्ड थी। ओवेरियन सीए की? जी मैम, ओवेरियन मैलिग्नेंसी थी। वो 35 इयर्स ऑफ एज थी और इनिशियली वो 3rd स्टेज में ही डायग्नोज हुई थी। और उसकी जो ना इनिशियली पहले उसकी सर्जरी भी हो चुकी थी और कीमोथेरेपी भी उसको मिल चुकी थी। अभी वो रिकरेंट के साथ आई थी। 18 वीक्स है, सिस्टिक मैस था, मोबाइल था। तो मैम मिस रिकरेंट ओवेरियन सीए अगर इतनी 18 वीक साइज है तो इसमें हम या पहले सर्जरी करेंगे या कीमो पे रखेंगे, इसको क्या करेंगे? देखो ओवेरियन मैलिग्नेंसी जब भी हो या रिकरेंस भी हो, उसमें डिपेंड करता है उसकी स्टेज पे भी, क्योंकि बहुत ज्यादा जो एडवांस्ड स्टेज सीए होता है उसमें भी बेसिकली हमें टिश्यू टाइपिंग की भी जरूरत होती है। बाय आई मीन कि उसमें हिस्टोपैथोलॉजी उसका पता होना चाहिए कि ये कौन सी है, म्यूसिनस है, सीरस है या क्या है। तो अगर उसमें हमें टिश्यू टाइप का पता है ऑलरेडी, बिकॉज ऑलरेडी शी हैज अंडरगोन सर्जरी, तो टिश्यू टाइपिंग तो है, तो ऐसे पेशेंट में हम कीमोथेरेपी के 3 कोर्सेज दे के भी सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। सपोज इट लुक्स टू बी इन स्टेज 3 या 4 पे अगर वो लगता है, क्योंकि रिकरेंस से होना अमूमन ये फिर स्टेज 2 वाली बात नहीं होती, 3 और 4 तो जरूर होती है। तो इसमें सारी स्टेजिंग करना फिर भी उसको उस वक्त जरूरत है। और अगर हमें लगता है ये एडवांस्ड स्टेज पे है तो फिर कीमोथेरेपी दे के उस पर सर्जरी करना ज्यादा बेहतर होता है। बट प्रोवाइडेड इट हैज नॉट स्प्रेड सो फार, या उसमें लगता है कि हमें बिल्कुल ये लोकलाइज्ड है और कहीं पे हमें कोई ट्यूमर मेटास्टेसिस नजर नहीं आ रहे, तो in that case we can go for surgery first and followed by chemotherapy as it is required. ठीक है मैम, इसकी हो चुकी थी सर्जरी भी हो चुकी थी, ठीक है वो हो चुकी है ना, लेकिन ये रिकरेंस है, इसीलिए कंप्लीट सर्जरी करना इसमें इसीलिए जरूरी होता है कि सो दैट नो ट्यूमर टिश्यू इज लेफ्ट बिहाइंड, और इसीलिए इसमें पोस्ट ऑपरेटिव कीमोथेरेपी दी जाती है। अब इसमें रेडियोथेरेपी का कोई रोल एज सच नहीं है,
जनरल रूल ये होता है कि अगर आपने पहले पेशेंट की सर्जरी करके कीमोथेरेपी दी है तो खास तौर पे उन मेलिग्नेंसीज में जिनमें रेडियो और कीमो का इक्वल होता है, जैसे सीए सर्वेक्स है या इवन सीए एंडोमेट्रियम के भी कुछ केसेस में, तो उनमें हम उससे डिफरेंट रिजीम चूज करते हैं। लेकिन इस केस में ओवेरियन में गोल्ड स्टैंडर्ड इज सर्जरी एंड ऑल्सो कीमोथेरेपी। इसमें रेडियोथेरेपी का एज सच कोई प्राइमरी रोल है नहीं है। तो इस वजह से हमने वी हैव टू डिसाइड बिटवीन द सर्जरी एंड कीमोथेरेपी। मैस अगर इतना बड़ा है तो उस सूरत में तो डेफिनेटली वी हैव टू रिमूव दैट मैस, क्योंकि बड़े मैस पे कीमोथेरेपी इतनी इफेक्टिव होती नहीं है। वो उसको आपको ट्यूमर डीबल्किंग करनी ही पड़ती है, उसका जो मेन बल्क होता है टिश्यू को वो आपको निकालना पड़ता है। And only then afterward we give the chemotherapy to deal with the residual tissue जो पीछे रह गया हो, जो irresectable है, तो उस सूरत में हम उसको फिर कीमोथेरेपी के साथ डील कर रहे होते हैं। But we have to decide according to the size and the other conditions, other parameters on the other imaging studies के उस पे क्या क्या चीजें पॉजिटिव हैं। But both way we can go. For the larger mass we have to remove it. For a small mass which proves to be a recurrence of the growth, we can go for the chemotherapy. तो इसको भी individualize ही आप करो, ठीक है मैम। डिस्यामिनोमा अगर जैसे हमें रिप्रोडक्टिव उसकी कैपेबिलिटीज को रिस्टोर ही रखना है, लेकिन 10 to 15% डिस्यामिनोमा और बायलैटरल, देन उस सूरत में क्या फिर करेंगे? दोनों ओवरीज को कैसे? वो जरा फिर डेफिनेटली एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन आ जाती है कि डिस्टर्मिनोमा अगर बायलैटरल है तो उसमें तो उसका मैलिग्नेंसी पोटेंशियल और भी बढ़ जाता है। तो इस वजह से फिर उन केसेस में वी हैव टू काउंसल द पेशेंट अगेन। लेकिन अब दूसरी बात ये होती है कि दोनों ओवरीज निकाल के व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, द लेफ्ट बिहाइंड इज यूट्रस। स्टिल वी कैन गो फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर इसमें दूसरे तरीके, और इसमें पूरे का पूरा ओवेरियन जो फंक्शन होता है इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी वो फिर हमें आर्टिफिशियल तरीकों से देना पड़ता है, क्योंकि एज अ रूल पेशेंट्स लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि ट्यूमर को हम छोड़ नहीं सकते, सर्जरी तो उसकी करनी ही करनी है। ठीक है, ओके, विद दिस वी फिनिश नाउ। और मैडम मुझे सर एक क्लास पूछना था, डायबिटीज नहीं, बस पॉलीहाइड्रोमेनोस के बारे में पूछना था कि पॉलीहाइड्रोमेनोस व्हेन द पेशेंट विदाउट डायबिटीज अगर उसकी वो डिस्ट्रेस में है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? शी इज जस्ट 32 वीक्स, शी हैज अ पॉलीहाइड्रोमेनोस व्हिच इज डिस्ट्रेसिंग हर, तो एनसाइड्स और पैरासाइट्स and she is not diabetes. If she is in acute distress, so definitely you have to relieve that pressure. तो वो तो फिर एक कंट्रोल्ड एमनियोसेंटेसिस से ही उसका वो होगा रिलीव, प्रेशर तो उसी से रिलीव होगा। क्योंकि देखो जहां तक रोल एनसेड्स का या बाकी इंडोमेथासिन वगैरह का है वो आप लॉन्ग टर्म दे नहीं सकते, अगरचे 32 वीक्स पे आप दे सकते हैं, लेकिन 48 to 72 आवर से ज्यादा उसका फिर रीनल उस पे फीटल किडनीज पे इफेक्ट होता है। तो इस वजह से फिर उसको लॉन्ग टर्म दिया नहीं जा सकता, बट इट कैन बी गिवन फॉर 48 to 72 आवर्स। बट डेफिनेटली इफ द पेशेंट इज इन एक्यूट डिस्ट्रेस देन यू हैव टू रिलीव द प्रेशर बाय सिलेक्टिव एंड कंट्रोल्ड एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। मैम मैंने पूछना था, मैंने क्वेश्चन देखी थी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ ही, क्या माइक म्यूट कर दें? हाँ जी जी बताइए। Yes, मैम एक पोस्ट मेनोपॉजल just 5 minutes more, ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ पेशेंट थी, 60 इयर्स एज थी मैम, एंड एंडोमेट्रियल थिकनेस उसकी 18 mm आई हुई थी और सर्वाइकल लिफ्ट कितनी मिलीमीटर की? 18 mm थी मैम। सर्वाइकल लिफ्ट पे भी ग्रोथ्स थी उसके ना, 2 ग्रोथ्स थी एंटीरियर पे भी, पॉसिबली टू टच थी, इरेगुलर सी थी। मैम इस एडमिशन में हम ईयूए प्लान करेंगे, लेकिन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो सर्वाइकल मैलिग्नेंसी है कि एंडोमेट्रियम? क्योंकि मैम सर्विक्स भी उतनी ही इन्वॉल्व थी जितनी एंडोमेट्रियम। मुझे तो एंडोमेट्रियम डायबिटीज भी थी, हाइपरटेंशन भी थी, कार्डियक भी थी, पेशेंट 18 mm की थिकनेस भी थी, ओबेसिटी भी थी, ये सारे तो एंडोमेट्रियम के फैक्टर्स थे उसमें। तो इसमें बेसिकली ग्रॉसली ये है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है और इसके साथ साथ एक सर्वाइकल नोड्यूल भी है। अब मुझे ये बताएं कि सर्वाइकल के साथ अगर एंडोमेट्रियल सर्वाइकल ग्रोथ अगर हो और उसके साथ एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा हो इन अ पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? मैम सो इट वुड प्राइमरीली बी एंडोमेट्रियल सीए, एंडोमेट्रियल जो है ओवर ग्रोथ है उसमें। क्योंकि देखो जब तक हम उस नोड्यूल की बायोप्सी नहीं करते, हाउ वी कैन से दैट दिस इज ड्यू टू
malignancy or due to something else. अब हमने इसका EUA करना है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी लेनी है और उस सर्वाइकल नोड्यूल की भी बायोप्सी लेनी है, क्योंकि अब नोड्यूल की नेकेड आई अपीयरेंस पे भी तो डिपेंड करता है। ये अमूमन एंडोफिटिक ग्रोथ ऐसी नहीं होती, एक्सोफिटिक की ग्रोथ की अमूमन इस तरह से एक आइसोलेटेड नोड्यूल की सूरत में ये नहीं होती। तो इस वजह से प्राइमरीली इट वुड बी एंडोमेट्रियल बायोप्सी आपने लेनी ही लेनी है, बिकॉज नाउ द थिकनेस इज 18 mm, तो उसको तो हमने रूल आउट करना ही करना है। उसके साथ ही हम उसको सर्वाइकल को भी कर लेंगे। और दूसरी चीज ये कि अगर हम ये डिफरेंशिएट करें कि ये एंडोमेट्रियल है या सर्वाइकल है, तो इससे ओवरऑल मैनेजमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? ओवरऑल मैनेजमेंट में तो हमने सारे यूट्रस निकालने ही निकालनी है, ओवरी भी निकालनी ही निकालनी है, एंड दैट वुड बी एन ऑप्टिमम मैनेजमेंट फॉर सर्वाइकल एज वेल। मैम आपने बताया था अपने एक और लेक्चर में भी कि उसमें हम अपर कफ ऑफ वेजाइना को रिमूव कर देंगे सर्वाइकल इन्वॉल्वमेंट अगर हमें लगती है, तो बस उसमें अपने ये ऐड अप करेंगे। तो जब हम बायोप्सी करते हैं, हमने दोनों जगहों की बायोप्सी लेनी है। अब इसमें प्राइमरीली, अब अगर फर्ज किया कि सर्विक्स इन्वॉल्व है और ये प्राइमरीली ये एंडोमेट्रियम है, हम इसको अदरवाइज इस तरह से लेते हैं कि अगर ये एंडोमेट्रियल ग्रोथ है जिसने सर्विक्स को भी इन्वॉल्व कर दिया, तो ये कौन सी स्टेज हुई? स्टेज 2 मैम सर्विक्स में सेकंड स्टेज हो जाएगी। और अगर ये सर्वाइकल हो और उसमें ये एंडोमेट्रियम इन्वॉल्व हो, तो एंडोमेट्रियम वाली तो चीज उसकी स्टेजिंग में नहीं आती। तो अगर फर्ज किया सर्वाइकल इन्वॉल्वमेंट इसमें है, तो हमने दोनों सूरतों में यही करना है, बट फॉर द आइसोलेटेड एंड फॉर दिस मच स्मॉल साइज नोड्यूल इन द सर्विक्स, तो हमने उसको अपर 1/3। अब ये भी डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है वो सेक्सुअली एक्टिव है, नहीं एक्टिव है, ये क्या है, सारी विडो थी वो। ठीक है, तो उस सूरत में फिर हम इसका अपर 1/3 ऑफ कफ ऑफ वेजाइना निकाल सकते हैं टू बी ऑन सेफर साइड, अदरवाइज इट कैन बी डेल्ट विद द पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी। वो इफेक्टिवली इसमें मैनेज हो जाएगी, जो कि सीए सर्विक्स में भी हम यही करते हैं, और इसके अलावा सीए एंडोमेट्रियम में भी पोस्ट ऑपरेटिवली हम यही करते हैं। ठीक है, लेकिन बज़ाहिर ये एंडोमेट्रियम सीए का ही केस लगता है। सही है मैम, ओके मैम, ठीक है, ओके। मैडम वर्दाइम सिस्टेक्टमी जो होती है वो कौन सी सिस्टेक्टमी होती है? मॉडिफाइड रेडिकल होती है या रेडिकल? बेसिकली ये मॉडिफाइड रेडिकल में ही कहलाता है, लेकिन वर्दाइम्स में उसकी एक पिक्यूलियर फीचर ये होती है कि जरूरी नहीं होता उसमें हम ये ओफरेक्टमी भी करें, क्योंकि इफ इट इज परफॉर्म्ड इन यंग एज पेशेंट, ये स्पेसिफिकली करते हैं ये सर्विक्स के लिए यंग एज पेशेंट्स में, क्योंकि यंग एज पेशेंट में तो फिर ओवेरियन रिजर्व तो खत्म हो जाएगा, एंड वी हैव टू पुट द पेशेंट डेफिनेटली ऑन HRT, जो हर एक के लिए लेना फिजिबल नहीं होता टिल द एज ऑफ मेनोपॉज। तो इसलिए ओवेरियन वर्दाइम्स में हम यूट्रस को तो निकालते हैं, दिस इज बेसिकली मॉडिफाइड रेडिकल, लेकिन उसमें ओवेरियन कंजर्वेशन हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एज एंड पैरिटी ऑफ द पेशेंट, और उसके बाकी प्रोफाइल, फैमिली प्रोफाइल के हिसाब से भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है मैडम, इस पेशेंट को 2 दफा हम जीए देंगे, बायोप्सी अगर 1 दफा लेंगे EUA के लिए और सर्जरी? बायोप्सी के बगैर तो बेटा हम नहीं चल सकते ना, वो तो हमने देनी ही देनी है, वो तो हमने करना ही करना है, क्योंकि इसमें अगर सर्वाइकल नोड्यूल है तो वो तो करना पड़ेगा, और उसमें एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी तो चलो वो तो हम पाइपल के साथ भी कर सकते हैं, अगर पेशेंट ऐसा हो तो उसको पाइपल के साथ भी किया जा सकता है, और अगर ये बहुत छोटी सी एक नोड्यूल है तो वो तो पैरासर्वाइकल ब्लॉक के साथ भी मैनेज हो सकती है। नहीं मैम, ये एक्चुअली शायद आपको लिसनिंग में थोड़ा सा वो हुआ, ये नोड्यूल नहीं थी, ये मैम पूरी ग्रोथ थी, ब्लीड टू टच वाली। अच्छा ठीक है, नहीं मैं तो इसको नोड्यूल ही समझ रही हूँ अभी तक। मैम फिर मैं नोड्यूल पे ही रहेगी, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम नोड्यूल की मैंने। अच्छा चलो, अगर ठीक है, अगर ये ग्रोथ है तो जाहिर है उसको भी उसके मेरिट पे ही हमने जज करना है। ठीक है, उसकी एवेल्युएशन वही बायोप्सी ही होगी, फिर डिपेंड करता है कि उससे ग्रोथ का साइज क्या है, उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसके मार्जिन कैसे हैं, ये बहुत सारी चीजें। ब्लीड टू टच है तो डेफिनेटली, अब देखो ग्रोथ है जो होती है जिसमें एक तो कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होती है, एक नेक्रोटिक ग्रोथ होती है, कुछ हैं जो अपीयरेंटली हमें लगता है कि ये सीए सर्विक्स वाली होगी। नहीं मैम, कॉलीफ्लावर नहीं थी वो, जिस तरह की आपने अपने लेक्चर में भी एक्सप्लेन की थी, मल्टी नोडुलर टाइप की ग्रोथ्स थी, वो कॉलीफ्लावर नहीं थी। अच्छा, एंडोमेट्रियम इन्वॉल्वमेंट को ही, और सर्वाइकल लिप्स भी उसके नजर आ रहे थे, रिट्रैक्टेड नहीं थे। अच्छा अंदर से ही ठीक है, लेकिन मैम एक क्वेश्चन था प्लीज। जी मैम, रिप्रोडक्टिव एज फीमेल में अगर दूसरी कोई गायनी की कंप्लेंट होती है
नॉर्मल ब्लीडिंग के अलावा भी अगर हम किसी का पीएस करते हैं तो रिगार्डलेस ऑफ एनी सर्वाइकल कंप्लेन उनकी जो है काफ़ी सारी पेशेंट्स में जो है सर्विक्स के अपर लिप पे या लोअर लिप पे वेलविटी सी ग्रोथ हमें नज़र आती है और सराउंडिंग जो सर्विक्स है बिल्कुल हेल्दी होता है और बेस ऑफ द ग्रोथ भी बिल्कुल ठीक होती है। लाइकली एक्ट्रोपियन ही होते हैं, लेकिन हम उसको क्या बताएंगे। वेलवेटी ग्रोथ की मुझे वैसे समझ नहीं आई कि ये वेलवेटी ग्रोथ से आपकी क्या मुराद है, क्या कोई पॉलिप है या क्या है? मैम वो जब परवजानल एग्जामिनेशन करते हैं तो वो कंसिस्टेंसी भी सेम ही होती है लाइक सर्विक्स जैसे सराउंडिंग तो होता वो है, लेकिन पॉलिप बस ही होगा, जो मुझे समझ आई है वो तो फिर पॉलिप ही होगा। अगर उसका कलर भी वैसा ही है, कंसिस्टेंसी भी वैसी ही है, बेस बिल्कुल ठीक है, मार्जिन बिल्कुल ठीक है, तो मे बी इट्स पॉलिप। मैम पॉलिप एक्ट्रोपियन भी हो किसे सकता कहेंगे? हाँ? एक्ट्रोपियन किसे कहेंगे हम? सर्वाइकल एक्ट्रोपियन। देखो वो तो एक्टोपी होती है ना, वो तो अगर आपने देखा होगा तो एक्ट्रोपियन है, एक्टोपी है, इरोजन है, ये सारी चीजें तकरीबन साइनोनिमस टर्म्स होती हैं। उसमें तो जैसे एक अल्सर सा जैसे होता है उस तरह का होता है, और मार्जिन उसके बहुत ज्यादा वो रेस नहीं होते, बहुत ज्यादा अरिथमेटिस नहीं होते, और उस तरह से उसके मार्जिन भी यूजुअली वेल डिफाइंड ही होते हैं। तो इरोजन्स तो वो है। अब इरोजन्स के पीछे तो ज्यादातर तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ही होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इन्फेक्शन ऐसा हो तो वो वाली वजह एक बन सकती है, लेकिन इरोजन्स की भी एवेल्युएशन की हमेशा जरूरत होती है। उसका भी हमें स्मेयर भी करना होता है, खासतौर पे उसके जो मार्जिन है वहां से उसको इन्वॉल्व करते हुए। तो ये मतलब जो वेलवेटी ग्रोथ, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि आपकी इससे क्या मुराद है, किस चीज को आप वेलवेटी ग्रोथ कह रहे हैं, क्योंकि एक्ट्रोपियन एक फर्क चीज है, वेलवेटी ग्रोथ एक फर्क चीज होती है। और एक्चुअली ऐसा वेलवेटी ग्रोथ होती नहीं है, वो या तो कोई पेडिकल वो होता है, पॉलिप होता है, और या फिर एक्ट्रोपियन भी हो सकता है जिसको आप वेलवेटी ग्रोथ कह रहे हो। लेकिन एवेल्युएशन तो उसकी भी जरूरी होती है। पॉलिप तो बहुत मतलब क्लियरली डिफाइंड और मतलब वो होता है, उसको हम आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं, और उसका तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है, पॉलिप निकालो, साथ एंडोमेट्रियल बायोप्सी भी लो अगर ऐसा कुछ है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग उसके साथ है तो। ठीक है, अब हम इसको जरा बंद करते हैं। ठीक है, अब थैंक यू सो टाइम मच। हो चुका हुआ है। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ मैम।